हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आज का ये क्लास नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्लास हम आप सभी को ट्रिपल सी मई एग्ज़ाम के लिए करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखिएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सभी क्लास कर सकते हैं। और जो साथी ट्रिपल सी जून एग्ज़ाम के लिए बैच लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए 6.0 हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है। इसकी क्लास आपको शाम को 5:30 PM पर लाइव दी जाती है। और साथ ही साथ आप ट्रिपल सी जुलाई एग्ज़ाम के लिए भी बैच ले सकते हैं। और ये बैच अभी आपको 299 में मिल जाएगा। इसका ऑफ़र का जो लास्ट डेट था वो 10 मई था, पर अब इस बैच को आप सभी 15 मई तक, ठीक है, 15 मई तक 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसका भी जुलाई में एग्ज़ाम है, फतेह वैद 7.0 नाम से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको पेड कोर्स में जाना है। वहाँ पे ट्रिपल सी सेक्शन में आपको ये बैच दिखेगा जो कि 10 मई से स्टार्ट हो चुका है। लाइव क्लास शाम को 6 बजे आती है और एक क्लास आपकी 4 बजे आती है। तो ये दोनों क्लास आपको करनी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। और ये 299 में आपको मिल जाएगा 15 मई तक। ओके, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। देखिए, इंटरनेट बैंकिंग से क्या लाभ नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? पहला दिया है 24/7 एक्सेस टू योर अकाउंट, यानी आपके खातों तक 24/7 पहुँच है ना। कभी भी आप अपने खाते में, अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद सुविधाजनक बिल भुगतान विकल्प, आप यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं। बचत पर उच्च ब्याज आपको मिल जाता है और लेन देन इतिहास तक आसान पहुँच, यानी आपने जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो सब आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें एक ऐसा है जो नेट बैंकिंग से लाभ नहीं है, बाकी सारे लाभ हैं। और जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो, नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो आप इतिहास यानी लेन देन इतिहास देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हैं, किसको पैसा भेजा, किससे पैसा आया, ठीक है। आप 24 आवर उसमें कभी भी लॉगिन कर सकते हैं, बिल भुगतान कर सकते हैं, पर बचत पर उच्च ब्याज आपको नहीं मिलेगा। ये अगर नेट बैंकिंग है और नहीं है, दोनों में ही समान रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने नेट बैंकिंग करवा लिया तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बस यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कहता है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य प्रमाणीकरण विधि है? देखिए, नेट बैंकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य प्रमाणीकरण विधि कौन सी है? जब आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहाँ पर एक सामान्य प्रमाणीकरण की विधि आपसे पूछी है, क्या है? पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, QR कोड या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आपको आंसर देना है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? ठीक है, सही जवाब क्या है? तो देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जब आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे, नेट बैंकिंग में जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको क्या करना होता है, अपना यूज़र नेम, ठीक है, और अपना पासवर्ड आपको डालना होता है। यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन करेंगे। बट जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP भी आता है और वो OTP आपको डालना होता है। जब आप OTP डाल देंगे, है ना, उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। तो हम जब नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो ये प्रमाणीकरण की एक सामान्य विधि हो गई है कि भाई OTP तो आना ही आना है, यानी आप बिना OTP के आप नेट बैंकिंग में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको जैसे Gmail में लॉगिन करना है तो आप अपना Gmail ID एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पर भी अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर दिया है तो आप Gmail में भी लॉगिन नहीं कर पाते हैं। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं अपना Gmail ID एंड पासवर्ड डाल के, तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, ठीक है। और नेट बैंकिंग में तो आपका आता ही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है
क्वेश्चन थर्ड कहता है इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। एक शब्द है फिशिंग, तो इस फिशिंग का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन देखो, बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर ईमेल भेजना, बैंक खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए मैलवेयर का उपयोग करना, भ्रामक ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराना, वायरलेस नेटवर्क पर वित्तीय लेन देन करना। तो जो फिशिंग है इसका मतलब समझाइए क्या हो सकता है इसमें आपका करेक्ट आंसर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप सभी क्लास को मिलकर एक बार शेयर अवश्य करें, ताकि और भी बच्चे जिनका भी आगे एग्जाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, तो सभी साथी शेयर अवश्य करेंगे। देखिए, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगर आपने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिशिंग का मतलब है धोखाधड़ी करना। देखो यहाँ लिखा है भ्रामक ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराना ही फिशिंग है। जैसे आपके पास में किसी ने मेल किया और उस मेल में ये लिखा कि आपको एक लॉटरी मिली है, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा मेल आता है या कई बार ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपको लॉटरी मिली है, या आपका जो एटीएम कार्ड है जिसे डेबिट कार्ड कहते हैं, डेबिट कार्ड आपका एक्सपायर हो गया है, इसे आप जो है इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो निकल गई है, आप इसे आप अगर एक्टिव रखना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट आप उन्हें सबमिट करें। ऐसा कई बार आपके साथ होता है, ऐसी कई बार कॉल आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक प्रकार से फिशिंग होता है, फिशिंग अटैक होता है, मतलब धोखाधड़ी। फिशिंग अटैक में ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे बैंक से ही ईमेल आया है या हमारे बैंक से ही कॉल आया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो कॉल या ईमेल किसी और ने किया होता है, आपको लगता है कि आपकी बैंक से आया है और आप उस पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी जानकारियाँ दूसरों को शेयर कर देते हैं। बस यही होता है फिशिंग। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें हमेशा ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ना ही कभी आपकी कोई लॉटरी निकलती है, ना ही कभी बैंक जो है आपको कोई मैसेज या कॉल करता है ना। आप जो भी काम करें तो आप बैंक की ब्रांच में विजिट करके ही कराएं। कभी भी ऑनलाइन आपको घर बैठे कोई भी काम नहीं करवाना है। ऐसा कोई भी आपसे कॉल करके बोलता है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और आपका ये अकाउंट नंबर है, तो कुछ चीज़ें आपसे वो मांगेगा, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप ब्रांच में विजिट करके ही सारा काम अपना कराना है आपको, ऐसा बैंक बार बार बोलता है। लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है। आप अगर लिब्रे ऑफिस में हैं तो कैसे आप रूलर को हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। तो इसमें दो सवाल बन सकते हैं। एक तो आपसे मेनू पूछ सकता है, तो मेनू कौन सा होता है, व्यू मेनू, ठीक है। और इसके साथ साथ में कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर सकते हैं। और आपके राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट एक जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक ही आपको रूलर दिखाई जाता है, जो इस प्रकार से आपका होता है। इस प्रकार से आपका एक होता है हॉरिजॉन्टल, ये एक रूलर होता है। यहाँ पे ऐसे करके आपके नंबर लिखे होते हैं। लेकिन आप चाहो तो एक वर्टिकल भी ले सकते हो, इस साइड में आपको मिल जाएगा जो वर्टिकल रूलर मिल जाएगा। वो आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप फिर सिंगल ही रख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, एक बार आपको राइटर में लेकर चलता हूँ। तो इसकी बस शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है और मेनू इंपॉर्टेंट है कि कौन से मेनू में है और क्या इसकी शॉर्टकट की है, आप कैसे रूलर को शो या हाइड करवा सकते हो। जैसे देखो अभी हम आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो ओपन है और आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, यहाँ रूलर भी आपको दिख रहा है। देखो ये आपका एक रूलर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम व्यू मेनू पे चलते हैं। व्यू मेनू पे चलने के बाद हमें यहाँ रूलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ जब आप आते हैं तो इसमें दो मिलेंगे। एक आपको मिलेगा रूलर्स में, आप देखोगे यहाँ लिखा है कंट्रोल शिफ्ट आर, और दूसरा है वर्टिकल, मतलब एक हॉरिजॉन्टल तो आपको मिलता ही मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। इस बात को भी ध्यान रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मिलता है, पर आप वर्टिकल भी ले सकते हो। मैं जैसे ही वर्टिकल पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे हमारे पीछे यहाँ पर ये वर्टिकल रूलर भी आ चुका है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो केवल आपका हॉरिजॉन्टल होता है, बट आप चाहें तो वर्टिकल भी ले सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट आर इसकी शॉर्टकट की होती है, जिससे रूलर हम हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब करो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछा गया है, इक्वल, यहाँ पे आपसे बोला गया है इक्वल सम, और यहाँ सम लिखा है, उसके बाद 50 - -7 लिखा है।
इक्वल सम 50 कामा माइनस 7। आप आंसर दो इसका क्या होगा, सही जवाब कौन सा है। अब सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है योग करना, मतलब जोड़ देना, है ना, आपस में दोनों को जोड़ना, ये सम का मतलब होता है। तो अगर आपसे कोई कहता है 50 में आप -7 जोड़ दो, तो क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 50 में -7 जोड़ने जाओगे, बट यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो अब यहाँ पर आपका कितना बचने वाला है, यहाँ पर बचेगा 43, और 43 आपका प्लस में आएगा क्योंकि ये संख्या आपकी बड़ी है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसको भी हम कैल्क में एक बार समझा देते हैं। तो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसका सही जवाब क्या आने वाला है। ठीक है, तो 50 माइनस 7 है इक्वल सम 50 कॉमा माइनस 7। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर हमने जो लिखा है 50 कामा माइनस 7 लिखा है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 43 आ चुका है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो जाए। देखो अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने जो लिखा है फॉर्मूला वो क्या लिखा है, इक्वल सम 50 कामा माइनस 7। तो अब जैसे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे 43 आंसर आ रहा है, लेकिन अगर हम माइनस यहाँ से हटा देते हैं, 50,7 रखते हैं, तो यहाँ पर 57 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी सॉल्व कर लेना है अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। यहाँ पर पूछा गया है एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी यानी साइनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इंटरनेट बैंकिंग में वन टाइम पासवर्ड OTP का क्या उद्देश्य है। देखो नेट बैंकिंग में वन टाइम पासवर्ड का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है बैंक की वेबसाइट तक पहुंच के लिए होता है, वित्तीय लेन देन को अधिकृत करने के लिए होता है, व्यक्तिगत जानकारी अद्यतन करने के लिए होता है, खाता विवरण पुनः प्राप्त करने के लिए होता है। तो इसका OTP का मतलब क्या है, ऑप्शन बी टू अथराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन को अधिकृत करना है। जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं उनको अधिकृत करता है OTP, यानी OTP से ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि भाई वही व्यक्ति है जिसका अकाउंट है, क्योंकि OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जाता है। तो अगर कोई और कोशिश भी कर रहा होगा लॉगिन करने की या ट्रांजैक्शन करने की, OTP तो आपके पास आएगा। अगर आप नहीं हैं तो आप उसको फिर कैसे बताओगे, वो OTP उसके पास कैसे पहुंचेगा, है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आप ही हैं जो अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगला सवाल है इंटरनेट बैंकिंग के लिए सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने से जुड़ा जोखिम क्या हो सकता है। देखो हमको कई बार पढ़ाया जाता है, बताया जाता है साइबर सिक्योरिटी, जब आप पढ़ते हैं समझते हैं कि हमें कभी भी जो हमारा पब्लिक वाईफाई है उसे यूज नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर से जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हों, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हों, तो हमें कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। बट क्यों, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 4 है। पहले लिखा है धीमा इंटरनेट स्पीड मिलेगा आपको, है ना। दूसरा है सीमित कनेक्टिविटी विकल्प आपके पास होगा। तीसरा है हैकिंग के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि और धीमी इंटरनेट स्पीड। अच्छा एक ही ऑप्शन आ गया है, कोई बात नहीं, बट इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैकिंग के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, है ना। हमें कभी भी सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करके नेट बैंकिंग वगैरह नहीं करनी है, मीन्स उसमें लॉगिन हमें नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट बैंकिंग में लेन देन पासवर्ड का उद्देश्य क्या है। मतलब लेन देन पासवर्ड का मतलब है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। जब आपने लॉगिन किया नेट बैंकिंग में तब भी OTP आया आपके पास, पर लॉगिन तो है अकाउंट में, अब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप किसी के खाते में पैसा भेज रहे हैं, और जब आप पैसा भेजने के लिए भी जब आप सबमिट करते हैं ना, तो भी एक OTP फिर से आएगा कि फिर से OTP बताओ भाई, भेज रहे हो आप, नहीं मतलब आप ही हो कि कोई और तो नहीं हो, तो आप OTP फिर आएगा और उसको डालोगे तभी वो पेमेंट आपका सक्सेसफुल सेंड हो पाएगा। तो यहाँ इंटरनेट बैंकिंग में लेन देन पासवर्ड का उद्देश्य पूछा है टू लॉग इन टू दी बैंक्स वेबसाइट, टू चेक अकाउंट बैलेंस, टू व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड ऑथराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, इसी को ऑथराइज करने के लिए OTP आता है। निम्न में से किसे आमतौर पर इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचने का सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता है? मतलब कौन सा ऐसा है जो नेट बैंकिंग तक पहुंचने का सुरक्षित तरीका नहीं है? आंसर दो, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा सही जवाब है यहाँ पे बताइए। नेट बैंकिंग तक पहुंचने का सुरक्षित तरीका कौन सा नहीं है? यूजिंग अ पब्लिक कंप्यूटर इन अ लाइब्रेरी, यानी किसी लाइब्रेरी में एक पब्लिक कंप्यूटर यूज करना जो कई सारे लोग और यूज करते हो, आप भी उसका यूज कर लें। उसके बाद है यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर विद अपडेटेड एंटीवायरस, अपना स्वयं का कंप्यूटर यूज करना। यूजिंग अ मोबाइल बैंकिंग ऐप विद सिक्योर कनेक्शन, अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करना। यूजिंग अ कंप्यूटर विद अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। अब चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो सुरक्षित तरीका नहीं माना जाएगा अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। हमें पब्लिक कंप्यूटर में भी अपना नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी के पास गए और किसी के कंप्यूटर में अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करके अपना काम कर लिया और अब चले आए, नहीं करना है ना। इससे हमें बचना है, कहने का मतलब क्या है, इससे हमें बचना है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। और करना भी है तो हम इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हमें किसी दूसरे के सिस्टम में कभी कोई काम करना है तो हम हमेशा इनकॉग्निटो मोड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हमें करना चाहिए ब्राउजर में, ठीक है। अगला सवाल देखो 11 क्या कहता है, इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में दो कारक प्रमाणीकरण शब्द का क्या अर्थ है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है यूजिंग टू डिफरेंट डिवाइसेस टू एक्सेस द बैंक्स वेबसाइट, प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू एक्सेस द बैंक सर्विस, यूजिंग टू डिफरेंट इंटरनेट ब्राउजर टू एक्सेस द बैंक वेबसाइट एंड प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट बैंक अकाउंट नंबर्स टू एक्सेस द बैंक सर्विस। अब आप बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा करेक्ट आंसर है? ठीक है, प्रमाणीकरण की यहाँ पे बात की जा रही है और सही जवाब फटाफट से आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखो प्रमाणीकरण का मतलब क्या है, दो कारक प्रमाणीकरण मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन, यानी यहाँ पर दो बार ये प्रमाणित करना पड़ेगा आपको कि आप ही हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, दो अलग अलग प्रकार की आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना है टू एक्सेस द बैंक सर्विस। भाई बैंक सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं तो अब एक प्रमाण तो ये हो गया कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड, और दूसरा प्रमाण ये है कि आपके नंबर पे OTP आएगा, वो भी जब आप डाल दोगे सही तभी बैंक भरोसा करेगा कि अच्छा आप ही है रियल बंदे, चलो आप लॉगिन कर देते हैं। तो इसका ये मतलब होता है। अगला सवाल है इंटरनेट बैंकिंग में डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट, टू डिस्प्ले द बैंक्स जो लोगो है ऑन द वेबसाइट, टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बैंक्स वेबसाइट, टू ट्रैक यूजर बिहेवियर, ऑप्शन सी है यहाँ पे, टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बैंक वेबसाइट। 13 में पूछा है अपने इंटरनेट बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उपयोगकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? बताओ, अपने इंटरनेट बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उपयोगकर्ता की, यूजर की, आप और हमारी क्या प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए? मॉनिटरिंग द बैंक सिक्योरिटी मेजर्स, रिपोर्टिंग एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू द बैंक, यूजिंग अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, कीपिंग लॉगिन क्रेडेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर। तो आप बताएं 13 का कौन सा जवाब हो जाएगा, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, कीपिंग लॉगिन क्रेडेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर। आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, यूजर नेम पासवर्ड, ये हमें सिक्योर रखना है, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है और सिक्योर रखना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होता तो कर सकते थे, क्योंकि लगभग सभी सिमिलर है, पर ऑल ऑफ दीज यहाँ दिया नहीं है तो हम डी पर जाएंगे। वैसे ऑल ऑफ दीज होता तो सारे ऑप्शन ठीक थे यहाँ पे। अगला सवाल है कैल्क में डिलीट सेल के लिए कौन सी कुंजी है? मतलब आप कैसे किसी सेल को डिलीट कर सकते हो, उसकी शॉर्टकट की बताओ। तो क्या होगा? कंट्रोल माइनस। चलो हम फिर से आपको एक बार कैल्क में लेकर चलते हैं, और अगर हमें इस सेल को डिलीट करना है तो हम कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ इस सेल में है जहाँ पे 57 लिखा हुआ है, हमने कंट्रोल माइनस प्रेस किया, अब यहाँ पे हम इसको डिलीट करने वाले हैं।
तो अब ये हमसे कह रहा है कि शिफ्ट सेल अप, क्या ये जब डिलीट हो जाएगी तो सेल को अप साइड में शिफ्ट करें या लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें या इंटायर रो ही हटा दें, मतलब यहाँ जो आपने लिखा होगा, यहाँ जो लिखा होगा वो भी हम डिलीट कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हम केवल इसी को डिलीट करते हैं, इसी सेल को करते हैं, पूरा हमें रो नहीं करना है। तो इस सेल के पास में जो 57 के जो राइट में एंड लेफ्ट में लिखा होगा वो थोड़ी हमें डिलीट करना है ना। तो हम उसके लिए फिर ये बताएंगे कि शिफ्ट सेल अप करना है या फिर लेफ्ट करना है, या पूरा हमें रो हटाना है या पूरा हमें कॉलम हटाना है। तो अभी हम शिफ्ट सेल अप करते हैं, ओके करते हैं, तो डिलीट कर दिया और शिफ्ट हमारे सेल को शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ, है ना। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल माइनस से डिलीट कर सकते हैं एंड कंट्रोल प्लस से हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिलीट के लिए और ये हो गया इंसर्ट करने के लिए। क्या इंसर्ट करना है? कोई भी सेल या कोई भी रो या कोई भी कॉलम। अगला सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था किसने? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था। इंटेल 4004 नाम से हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो मात्र 4 बिट वाला था, 4 बिट का प्रोसेसर था। आज तो आपको पता है 64 बिट प्रोसेसर आते हैं, है ना, बट पहले ये 4 बिट से शुरुआत हुई है जो माइक्रो प्रोसेसर था। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आपके पास कोई पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव को आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, तो यूएसबी पोर्ट में करोगे, पैरेलल पोर्ट में करोगे, सीरियल पोर्ट में करोगे, नेटवर्क पोर्ट में करोगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपको यूएसबी पोर्ट में करना है, यूएसबी पोर्ट में करना है। और फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म है। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर बता दो। एसएमटीपी जिसे आप सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं और ये मेल को भेजने का काम करता है। तो इसका पोर्ट नंबर आपसे पूछ लिया है, क्या होगा? एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है बताओ? तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन सी 25 पोर्ट नंबर होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं, जैसे एसएमटीपी का 25 है, पर अगर ये इनक्रिप्टेड है, अगर ये सिक्योर है तो हो जाएगा इसका 587 या 465। HTTP की बात करें तो 80 हो जाएगा, 443 हो जाएगा अगर इनक्रिप्टेड है तो। POP3 110 होता है, 995 हो जाएगा अगर इनक्रिप्टेड है तो। IMAP 143 होता है, 993 हो जाएगा अगर इनक्रिप्टेड है तो। निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक मजबूत पासवर्ड है? आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है, कौन सा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, क्योंकि हमें हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बनाना चाहिए। तो ये आपका सी है। हमेशा हमें पासवर्ड बनाते समय लेटर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमारे पासवर्ड में लेटर्स भी हों, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी हो यानी नंबर्स भी हों, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, और अपर केस एंड लोअर केस का भी ध्यान रखना है, केस का भी ध्यान रखना है, अपर केस एंड लोअर केस का भी ध्यान रखना है। ये पासवर्ड हमारा केस सेंसिटिव होता है ना। पासवर्ड कैसा होता है? केस सेंसिटिव होता है। जैसे यहाँ लिखा है बैंकिंग एट 2023, तो अगर कोई इस पासवर्ड को डालेगा और VO स्मॉल बनाता है, ऐसे बैंकिंग ऐसे डालता है और सेम डाल देगा, तब भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पासवर्ड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस का मतलब लेटर को भी सेंस करता है कि छोटे में लिखा था कि बड़े में लिखा था, है ना, ऐसे समझो। अगला सवाल, इंटरनेट बैंकिंग में सेशन टाइम आउट सुविधा का उद्देश्य बताइए। देखा होगा आपने, जब आप नेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं और कुछ समय तक अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो सेशन ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। टाइम आउट की वजह से लॉग आउट हो गया, अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप उसमें काम कर पाएंगे। तो सेशन टाइम आउट की सुविधा का उद्देश्य क्या है? टू लिमिट द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेशन, टू ऑटोमेटिकली लॉग आउट यूजर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, to restrict access to certain banking service, to provide regular security update to users। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टू ऑटोमेटिकली लॉग आउट यूजर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। अगर आप कुछ समय तक इनएक्टिव रहते हैं, आप अपने डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। अगला सवाल है, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन, ये सबको पता होना चाहिए। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस,
ये सभी आना चाहिए आपको। ODS यहाँ हो जाएगा, .ods ऑप्शन सी है। ये होगा ODP प्रेजेंटेशन का, मतलब इम्प्रेस का, ODT राइटर का होता है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा है सी विजिल ऐप किससे संबंधित है। सी विजिल ऐप का संबंध टूरिज्म से है, सिक्योरिटी से है, इलेक्शन कमीशन से है, ई गवर्नेंस से है। बताइए किसका है, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। तो इसमें सही जवाब है सी, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। देखिए चुनाव आयोग को शिकायत करने के लिए ये जो ऐप है वो बनाया गया है। सी विजिल ऐप के द्वारा आप चुनाव आयोग को शिकायत कर सकते हो। तो ये एक ऐप है जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। अगला सवाल है www का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। www का फोर्थ टाइम है, इसका फुल फॉर्म बताएंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब बॉर्म हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब बॉर्म हो जाएगा। राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप राइटर में टेबल डालना चाहते हैं तो कैसे डाल सकते हैं और कौन सा मेनू है। तो आपके राइटर में टेबल मेनू अलग से मिल जाता है। ध्यान रहे ये ना इंसर्ट में मिलता है और ना ही इम्प्रेस में मिलता है, लेकिन राइटर में टेबल का मेनू हमें दिया जाता है। हम मेनू में जा सकते हैं या कंट्रोल F12 भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए आपको एक बार फिर से हम राइटर में लेकर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो हमारे पास हमें मिल जाता है टेबल का मेनू, ये रहा टेबल मेनू। तो हम यहाँ टेबल मेनू पे क्लिक कर लेते हैं और जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं पहला ही हमारा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑप्शन। आगे शॉर्टकट की आगे क्या है, शॉर्टकट की है कंट्रोल F12। हम कंट्रोल F12 भी प्रेस कर सकते थे या टेबल पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद फिर जैसे अगर हमने टेबल एक बार डाल दी है तो फिर हम उस टेबल में कभी हमें अगर नया रो ऐड करना हुआ, नया कॉलम ऐड करना हुआ तो हम फिर नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, या कभी कोई हमें रो हटाना है, कोई कॉलम हटाना है, वो हम यहाँ से फिर बहुत सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ कंट्रोल F12 अगर प्रेस करें तो टेबल के लिए बॉक्स आ जाएगा। अब हम यहाँ नेम में डाल देंगे टेबल का नाम, कॉलम हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 2 and 2 रोज रहेंगे और इसके बाद हम स्टाइल यहाँ बता सकते हैं, इंसर्ट करेंगे तो टेबल हमारा ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। और याद रहे टेबल में अगर हमें नई रो ऐड करनी है तो टेबल के लास्ट सेल में कर्सर होगा और आपको टैब दबाना है तो नया सेल ऐड हो, नया रो ऐड हो जाएगा। तो देखो लास्ट सेल में आपको आना है, टैब प्रेस करना है, लास्ट में आना है, टैब प्रेस करना है, तो नया रो हम ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से भी। और ये सवाल एग्जाम में पूछता भी है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। आप राइटर में कमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हो। कमेंट डालने के लिए क्या होता है, कंट्रोल ऑल्ट और सी होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की बताओ। टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है, देखो F2 प्रेस करना है। क्या करना है, F2। ये इम्प्रेस में क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स लाएगा। ये कैल्क में क्या करेगा, सेल को एडिट मोड में ले आएगा। सेल में कुछ लिखा है, मिस्टेक हो गई, F2 दबा दो, फिर से कर्सर आ जाएगा, उसको आप आराम से फिर एडिट कर सकते हो। तो ये कैल्क में सेल को एडिट करता है, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स लाता है, और किसी फाइल या फोल्डर पर क्लिक करके F2 प्रेस किया तो उसको रीनेम कराने का ऑप्शन ले आता है। आप वहाँ से फिर किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं। तो एक शॉर्टकट की जो है ना, अलग अलग एप्लीकेशन में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में उसका रोल चेंज भी हो जाता है, ध्यान रखना है। इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू में जाओगे। चार्ट डालना है तो कौन से मेनू में जाओगे पूछा है, क्या होगा, ऑप्शन बी, इंसर्ट मेनू से आप चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस का IMEI नंबर कैसे जानोगे। आपके डिवाइस में कौन सा IMEI नंबर है, इसका पता लगाने के लिए *#06# एक कोड होता है। ये जैसे ही डालोगे तो आपके स्क्रीन पर आपके डिवाइस का IMEI नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। और फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये है आपका फुल फॉर्म। अगला सवाल है, आप कोई संदेश डिलीट करते हो तो डिलीट किया हुआ संदेश कहाँ चला जाता है। जब भी आप कोई मेल डिलीट करते हो तो डिलीट होने के बाद वो मेल आपका ट्रैश में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ट्रैश फोल्डर में चला जाएगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है। पासपोर्ट से संबंधित एक एप्लीकेशन है जो आप सबको बतानी है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पासपोर्ट सेवा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है।
राउटर, गेटवे, फायरवॉल, इसमें से कोई नहीं। पूछा क्या है, कौन सा एक नेटवर्किंग या नेटवर्क डिवाइस नहीं है, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, फायरवॉल। फायरवॉल एक सुरक्षा के लिए है ना, हमारे कंप्यूटर में सिक्योरिटी पर्पज से फायरवॉल इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31 कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए किया जाता है। माउस ओवर करोगे तो यह लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फाइल मेनू पे जाने के बाद में आप चाहो तो एक्सपोर्ट एज पे आ जाओ और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ हमें मिल जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर भी क्लिक करके किया जा सकता है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे, सेव एज टाइप में चले जाओ, पीडीएफ यहाँ से ले लो और यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बहुत आसानी के साथ भी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ बन जाएगा। मेनू कौन सा, फाइल मेनू। टूल बार अगर कभी पूछें तो कौन सा, स्टैंडर्ड टूल बार पर आइकन मिल जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार पर हमें आइकन मिल जाता है पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने का। चलिए अगला सवाल देखिए, SET का फुल फॉर्म क्या है। SET का फुल फॉर्म क्या है बताइए। इसका सही जवाब है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। और आज का ये अंतिम प्रश्न था, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। और आप सबको बता दें, जो साथी SSC एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, जिनका मई में एग्ज़ाम है या फिर आगे आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम है, तो आप सभी को रेगुलर अपने मॉक टेस्ट करना है। और मॉक टेस्ट आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, तो आपको हमारे पीछे SSC वाईफाई स्टडी की वेबसाइट दिख रही होगी, आप इस वेबसाइट पर आकर अपने मॉक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और इतने सारे PDF यहाँ पे दिए गए हैं जिन्हें फ्री में ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जब आप आओगे तो जैसे यहाँ देखो 2 मैराथन का PDF दे दिया हमने, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, पहले हमने मैराथन कराई थी तो उसका PDF यहाँ पे मिल जाएगा आराम से। इस पूरी मैराथन को, इसमें 100 क्वेश्चन है, तो बहुत कुछ यहाँ से भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, वो कहीं से पढ़ सकता है। आप देखो यहाँ SSC के मॉडल पेपर हैं, आप स्टार्ट क्विज करोगे ना तो इसमें आपको बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आप जिसको भी करना चाहते हैं वो कर लो। तो सबसे पहले तो ये सारे ही आप फिनिश कर लो, जिन्होंने नहीं किए हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो आप इनको कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे तो ये सब स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके साथ साथ में आप देखोगे यहाँ पे मॉडल पेपर के साथ में ही SSC टेस्ट क्विज भी दिया गया है जो 30 क्वेश्चन के। आप यहाँ क्लिक कर लो और इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी दिए हैं वो सब आपके SSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर सभी मॉक टेस्ट इनको भी करो, इसमें 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, इसके बाद आप चैप्टर वाइज चाहते हैं तो जैसे मान लिया आप कहते हैं ना मुझे तो चैप्टर नंबर 8 का ही करना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 का कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज हमने यहाँ पे दे दिया है। अब आप सारे चैप्टर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लिया आपको चैप्टर नंबर 4 का देना है तो 4 पे क्लिक कर दो। पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ 2 टेस्ट डाले हैं, तो पार्ट 2 पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ से केवल लिब्रे ऑफिस कैल्क का ही टेस्ट आने वाला है, सारे क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क के ही आएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। और अभी जैसा कि हम नीचे यहाँ पर और टेस्ट ऐड करवा रहे हैं, तो जिनका आगे पेपर होगा जून में होगा तब तक ये आ जाएगा। तो इसमें मॉडल पेपर आएंगे आपके लिए और ये एडवांस टेस्ट कुछ अभी हम नई तैयार करवा रहे हैं, तो ये जल्द ही अपडेट यहाँ पे हो जाएंगी। और अगर आपको जैसे ये सब आप कर लोगे क्लिक फॉर मोर टेस्ट पे क्लिक करना, तो इसमें फिर और भी बहुत सारे क्विज आपको इस पेज पर आ जाओगे, इसमें बहुत सारे क्विज देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है। ये तो आपका क्विज का हो गया। अभी डाउनलोड पे आ जाओ। आप देखो क्लास PDF यहाँ से ले सकते हैं, प्रीवियस MCQ का PDF ही डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से ये पढ़ लो। अब देखो प्रीवियस का मतलब यहाँ पे बिल्कुल रियल पेपर तो नहीं मिलता है, क्योंकि पेपर जो है ना जो आपका होता है वो सेम नहीं मिल पाता है कि उसमें क्या पूछा गया। लेकिन जब आप लोग पेपर देने जाते हैं और आपने 100 क्वेश्चन वहाँ पे किए तो उसमें से ना कुछ तो याद रहते हैं आपको। तो आपने पता लगा 10 क्वेश्चन भेज दिए हमें, किसी और बच्चे ने हमें 10 क्वेश्चन भेज दिए, वो सारे क्वेश्चन फिर मिला करके हम उसको तैयार करके और उसको क्लास में भी पढ़ाते हैं और इसके PDF भी यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो इन प्रश्नों से थोड़ा आपको हेल्प अवश्य मिलती है ना। और जो प्रश्न बच्चों को याद रहते हैं वो प्रश्न हम लोग यहाँ पर भी अपडेट कर देते हैं। जैसे 27 अक्टूबर में कोई ये पेपर था, तो इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ने भेजे हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो आराम से बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे P2P का फुल फॉर्म पूछा था, तो पीयर टू पीयर होता है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे आप पढ़ोगे ना, प्रीवियस पेपर पढ़ोगे तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा।
जैसे राइटर में अधिकतम जूम आउट कितना होता है, तो जूम आउट अधिकतम मतलब मिनिमम जूम साइज। अब देखो यहाँ अधिकतम कह रहा है और फिर जूम आउट कह रहा है, सवाल को समझने की कोशिश करो। अधिकतम जूम आउट तो फिर क्या होगा, मिनिमम वाला बताना ना 20% होता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। आप सबसे नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का है ऑप्शन, यहाँ पर हमने इसका वीडियो भी डाल दिया है, आप चाहो तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बट यहाँ PDF है, आप यहाँ क्लिक कर लो और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा PDF आ जाएगा। आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में, आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ क्लिक कर दो। प्रिंट करना है तो प्रिंट वाले बटन पे क्लिक कर दो, तो मैंने प्रिंट वाले बटन पे क्लिक किया, तो अब ये हम आसानी के साथ में प्रिंट भी कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसे प्रिंट कर लो, डाउनलोड कर लो, जो आपका मर्जी है वो आप इसे कर सकते हैं। मैं डाउनलोड कर देता हूँ, तो अब देखो ये हमारे इसमें सेव हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।